Student, this is your next part of chapter The Portrait of a Lady. Before we start, we will discuss about the previous things. As we know that the writer has gone to foreign for his further studies. When he came back, he hugged his grandmother, and his grandmother also hugged her very tightly. And within they came back to home, his grandmother would like to feed the sparrows as she always doing. So what happened next? Let's see. In the evening, a change come over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the sagging strings of the dilapidated drum and sung of the homecoming of warriors. तो यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब वो घर आए, उन्होंने अपनी दादी को देखा कि उनकी दादी ने दोपहर में स्पैरोज़ को फीड कराया। फिर वो कहते हैं शाम में अचानक से उन्हें एक चेंज आया। खुशवंत सिंह जी को अचानक से अपनी दादी में एक चेंज दिखा। वो क्या देखते हैं कि उनकी दादी प्रे नहीं कर रही हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब वो छोटे थे, छोटे से लेके बड़े होने तक उनकी दादी जी हमेशा अपनी रोज़री को, अपनी माला को अपने पास लिए रहती थी। उनके बीट्स को वो एक एक करके चेंज करती रहती थी और अपनी प्रेयर्स को हमेशा गाती रहती थी। लेकिन आज शाम को वो ऐसा नहीं कर रही थी। इसके बजाय उनके घर के आसपास जितने भी पड़ोसी औरतें थीं, उन सभी को उन्होंने इकट्ठा कर लिया था और उनके घर में एक पुराना सा ड्रम रखा हुआ था और अचानक से वो उस ड्रम को पीटना यानी बजाना शुरू कर देती हैं और वो सेवरल आवर्स यानी कई घंटों तक उसे बजाती रहती हैं। सैगिंग मीन्स होता है डाउनवर्ड्स, मतलब सिंग करना। वो मतलब जब वो बजा रही थी तो जो ड्रम था वो काफ़ी पुराना था, जिसकी वजह से उसका जो पोर्शन था बजाने वाला वो काफ़ी सैग कर रहा था, यानी हिल डुल रहा था। और सिंक ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मतलब जो ड्रम था उसका जो स्कीन था वो पूरा बहुत फटा पुराना था, मतलब बहुत ओल्ड था, वो वॉर्न आउट था। तो उसका जो ड्रम था वो काफ़ी अच्छे से बज नहीं रहा था। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उनकी जो दादी थी वो जो योद्धा होते थे, जो युद्ध पे जाते थे, तो उनकी गानों को वो गा रही थी और ड्रम को बजा रही थी। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. हमने उनको रोकने की काफ़ी कोशिश की। क्योंकि रिक्वेस्ट किया उनसे। क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, वो काफ़ी ओल्ड थी। हो सकता था कि वो इतनी ओवर स्ट्रेनिंग से वो बीमार पड़ जाती या उनके अंदर थकान आ जाती। तो इसीलिए खुशवंत सिंह जी, उनकी मम्मी, उनके पापा सभी ने ट्राई किया कि उनकी जो दादी हैं, जो इतने ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा रही हैं कई घंटों से, वो रुक जाए। That was the first time since I had known her that she did not pray. खुशवंत सिंह जी यहाँ कहते हैं कि शायद ये पहली बार था जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरी दादी सिर्फ प्रेयर ही नहीं करती। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि आज से पहले उन्होंने अपनी दादी को सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करते हुए देखा था। नाचते गाते मस्ती करते या फिर इस तरह से गाना गाते उन्होंने कभी नहीं देखा था। The next morning she was taken ill. It was the mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. अगली सुबह जब हुई तो
मेरी जो दादी थी यानी खुशवंत सिंह की जो दादी थी वो थोड़ी सी बीमार हो गई थी, हल्का सा फीवर उन्हें चढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी दादी जो थी वो ऐसा नहीं सोचती थी, उन्हें लगता था कि शायद जो उनका समय है वो नज़दीक आ गया है। तो वो क्या कहती हैं, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, मतलब उनकी ज़िंदगी समाप्त होने के कुछ ही घंटों पहले की ये बात थी। She had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. omit मतलब होता है अपने पास से किसी चीज़ को हटा देना या लीव आउट कर देना या एक्सक्लूड कर देना। तो वो उनकी जो दादी जी थी वो कहती हैं कि मैं तुम लोगों से बात करने में अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करने वाली हूँ, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो उन्हें यहाँ से ओमिट करना चाहती, उन्हें हटा देना चाहती हैं। कहती हैं मैं तुम लोगों से बातचीत करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड का मीन होता है कि जब उनकी दादी जी ऐसा कह रही थी कि वो शायद अब जिंदा नहीं रहेंगी, उनका लास्ट टाइम आ गया है, तो ये लोग उस बात से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी कहते हैं अरे पागल हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उनकी जो दादी जी थी वो भी जब ऐसे बोल रही थी तो ये लोग मना करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फालतू में परेशान हो रही हैं etc. But she ignored our protest. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. वो कहते हैं कि जब हम उन्हें कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो वो हमारी बातों को पूरी की पूरी तरह मना कर दे रही थी, मतलब इग्नोर कर रही थी, उस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। और वो चुपचाप अपने बेड्स को, मतलब उनकी जो रोज़री थी, उनकी जो माला था जिससे वो प्रेयर किया करती थी, उसके एक एक बेड्स को वो आगे कर रही थी। इससे पहले कि हम कुछ जान पाते, मतलब यहाँ पे खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि इससे पहले कि हमें ये चीज़ का एहसास भी होता कि शायद अब दादी नहीं रहने वाली हैं, उससे पहले ही उनके जो लिप्स थे जो मूव किया करते थे हमेशा प्रेयर्स में, वो बंद हो चुके थे और उनकी जो रोज़री थी यानी उनके जो माला था वो नीचे गिर चुका था। लाइफलेस फिंगर्स का मीन्स यहाँ पे है कि उनकी डेथ हो चुकी थी, अब उनकी बॉडी में जान नहीं थी। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज लेफ्ट। पैलर मीन्स होता है शांत, मतलब जब कोई इंसान डेड कर जाता है तो उसका जो चेहरा है वो एकदम शांत हो जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। तो कहते हैं कि वो चुपचाप लेटी हुई थी और उनका जो चेहरा था वो पूरा पीला पड़ने लगा था और हम लोग जान गए कि अब हमारी दादी जी नहीं रही। We lifted her off the bed and is the customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours, the morning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with the crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with the blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard. कस्टमरी मीन्स होता है ट्रेडिशन। वो कहते हैं कि सभी के धर्मों के अनुसार उनके अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं। तो बताते हैं कि जब उनकी दादी जी डेड कर गई तो वो लोग उन्हें बिस्तर से उतारते हैं और ज़मीन पे लिटा देते हैं और उनको एक रेड कलर स्ट्रॉड मीन्स होता है जिनको हम कफन बोल सकते हैं,
तो कहते हैं कि हम उनके ऊपर एक रेड कलर की जो चादर है, जो कफन कही जाती है, हम उनके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि मरे हुए इंसान के ऊपर चादर डालना इट्स कॉल्ड कफन डालना। तो कुछ घंटे बाद जब सुबह होती जब सॉरी कुछ घंटे बाद जब हम उनकी आगे की मॉर्निंग के लिए, मतलब उनके आगे की क्रियाकर्म के लिए जो अरेंजमेंट्स थे करने गए उनके फ्यूनरल के लिए, और हमने उन्हें रूम में अकेला छोड़ दिया। फिर कहते हैं कि जब हम शाम को वापस आए तो हमने क्या देखा, क्रूड मतलब होता है रफली मेड, मतलब थोड़ा जो मतलब प्रॉपरली मेड ना हो, तो उनके लिए एक अच्छा स्ट्रेचर लेके आए जिस पे उन्हें लिटा सके, उन्हें सुला सके, उनके आखिरी क्रीमेट के लिए, मतलब जब किसी की बॉडी को जलाया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड क्रीमेटिंग। तो उनकी बॉडी को जब वो क्रीमेट करने जा रहे थे, मतलब जलाने जा रहे थे, उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने जा रहे थे, तो वो क्या देखते हैं कि उनकी दादी के कमरे में और वेरेंडा में जहाँ वो बैठा करती थी, वहाँ पे सूरज की एक बहुत ही खूबसूरत सी किरण आ रही थी। जैसा 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 कि हम लोग कभी कभी देखते होंगे कि शाम को भी कभी कभी बहुत ही ब्राइट स्पार्क एकदम गोल्डन लाइट निकलती है, तो वैसी ही कुछ लाइट जो है उनकी दादी के रूम में और वेरेंडा में आ रही थी। फिर वो कहते हैं कि हम लोग अभी थोड़ी दूर चले ही होंगे कि कोर्ट यार्ड में, जहाँ पे वो बैठ के स्पैरोज़ को फीडिंग किया करती थी, फीड कराया करती थी, उन्हें भोजन दिया करती थी, ब्रेड्स खिलाया करती थी, वहाँ पे वो रुक जाते हैं। क्यों? आगे देखते हैं। All over the veranda in her room right up to where she lay dead and stiff wrapped in a red shroud, thousands of sparrows had scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds, and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs and the way my grandmother used to, and threw it to them. वो कहते हैं कि जब वो लोग आगे बढ़े तो वो क्या देखते हैं कि जहाँ पे उनकी दादी माँ की डेड बॉडी को रखा गया था, वहाँ से लेके उनके रूम में, पूरे वेरांडा में, पूरे कोर्ट यार्ड में सिर्फ हज़ारों की तादाद में जो हैं वो जो स्पैरोज़ हैं वो आ चुकी थी, वो इकट्ठी हो चुकी थी। जब हम लोगों ने उन स्पैरोज़ को देखा तो मेरी माँ को बहुत बुरा लगा कि अब इन्हें फीडिंग कौन कराएगा। जो स्पैरोज़ इकट्ठा हुई थी वो कोई साउंड नहीं कर रही थी, कोई चिरपिंग यानी चिचहाना नहीं कर रही थी, वो चुपचाप बस वहाँ पे थी। मेरी माँ को, वो कहते हैं कि मेरी माँ को बहुत बुरा लगा उनके लिए। वो जाती हैं, जो ब्रेड्स के टुकड़े थे वो लाती हैं और उनको वैसे ही तोड़ती हैं जैसे कि उनकी दादी माँ तोड़ा करती थी और बर्ड्स को फीड कराया करती थी। मेरी माँ ने भी वैसे ही उन स्पैरोज़ के लिए उन ब्रेड्स को वैसे ही तोड़ा और स्पैरोज़ को दे दिए। फिर वो कहते हैं, The way my grandmother used to and threw it to them. The sparrows took no notice of the breads. वो कहते हैं कि उन स्पैरोज़ ने शायद एक बार भी उन ब्रेड्स की तरफ नहीं देखा होगा। When we carried my grandmother crops off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. वो कहते हैं कि मेरी माँ ने उन बर्ड्स के लिए भले ब्रेड्स तो डाल दिया था, लेकिन उन बर्ड्स ने कभी भी, यानी उन स्पैरोज़ ने एक भी टुकड़ा उस ब्रेड्स का नहीं लिया। और जब हम लोग अपनी दादी माँ की बॉडी को उठा के जाते हैं तो वो चिड़ियाँ भी, यानी वो स्पैरोज़ भी वहाँ से उड़ जाती हैं और नेक्स्ट डे स्वीपर उनको सारे जो ब्रेड्स थे जो उनकी माँ ने डाले थे स्पैरोज़ को, वो सारे ब्रेड्स के टुकड़े उठा के वो डस्टबिन में डालता है। यहाँ पे स्पैरोज़ के ब्रेड्स ना खाने का एक रीज़न है, चाहे इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, अगर हम किसी भी इंसान से प्यार करते हैं या हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो इंसान हमारे लिए अच्छा सोचता है तो हम भी उसके लिए
अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पे स्पैरोज़ ने बर्ड्स को खाया नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें भी इस बात की तकलीफ़ थी। क्यों? क्योंकि जो इंसान उन्हें फीड कराता था अब वो शायद नहीं रहा। और ये बात हमें बताती है कि सिर्फ मानवता इंसान में ही नहीं होती है, जानवरों में भी होती है, और हम सभी को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। Thank you for the video. Hope you will like it.